हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ही इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम आपको इस वीडियो पब्लिश होने के बाद जो है शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड अमंग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर्ड ऑन अ थर्ड एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025। तो रिसेंटली क्यूएस ने जो है आपकी रैंकिंग रिलीज की है। किससे रिलेटेड? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 की ये रैंकिंग थी, जिसका थर्ड एडिशन रिलीज किया गया था। और इस लिस्ट में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज़? अगर हम सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप किया था आईआईटी दिल्ली ने, फॉलोड बाय आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी मद्रास। तो ये टॉप 5 आपकी यूनिवर्सिटी रही थी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इस लिस्ट में जो है टॉप किया है अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें ग्लोबली पहली रैंक हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, फॉलोड बाय योर एटीएच जूरिश। देन थर्ड नंबर पे था आपका एलयूएनडी यूनिवर्सिटी फ्रॉम द स्वीडन, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आपकी 2 यूनिवर्सिटी थी एंड फिफ्थ में आपकी अगेन 2 यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब जो ये रैंकिंग होती है ये आपकी 3 कैटेगरी पे बेस्ड रैंकिंग होती है। ठीक है, 3 कैटेगरी बेसिकली होती हैं इसमें, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिसका 45% वेटेज होता है, और इसमें भी सब कैटेगरी होती हैं जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। देन नेक्स्ट कैटेगरी सोशल इम्पैक्ट, अगेन इसका भी 45% आपका वेटेज रहता है। और सब कैटेगरी क्या है? इक्वालिटी, नॉलेज एक्सचेंज, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स, एंड नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, एंड द लास्ट इज योर गवर्नेंस जिसका 10% का वेटेज है। और इसमें भी अगेन इसके अंदर आपकी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे एथिक्स हो गया, हायरिंग प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। फाइन, नाउ आप कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के इंस्टीट्यूशन से? तो इट इज़ योर यूएसए की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल थे, विच इज़ अराउंड 239। ठीक है, कितने इंस्टीट्यूशन थे? 239 इंस्टीट्यूशन से। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जैसे कि वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्ट में जो भी ये रैंकिंग रिलीज हुई थी आपकी क्यूएस रैंकिंग, इसमें अगर हम टॉप 100 की बात करें तो इसमें 26 यूनिवर्सिटी आपकी यूनाइटेड किंगडम की थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ बात करेंगे अब इंडिया की। हमने अभी पढ़ा आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया था अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसकी ग्लोबल रैंक आपकी थी 171। आईआईटी खड़गपुर 202 रैंक, जिसका स्कोर कितना था? 78.6। 334 आपका आईआईटी बॉम्बे का था विद 76.1 स्कोर। देन 245 रैंक विद आईआईटी कानपुर और इसका स्कोर था 75.6। एंड द लास्ट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास मतलब टॉप 5 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ। तो आईआईटी मद्रास जो है ये 277th रैंकिंग पे था ग्लोबली और इसका स्कोर आपका था 74। क्लियर है? नाउ टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस लिस्ट में शामिल हुई थी इंडिया की? 78 इंडियन यूनिवर्सिटीज शामिल हुई थी इस रैंकिंग में, और जिसमें से 34 ने इम्प्रूवमेंट शो किया है। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था 3 मेन कैटेगरी होती है इस रैंकिंग की जिस पे बेस ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैटेगरी में टॉप किया है आईआईटी दिल्ली ने, देन फॉलोड बाय आईआईटी खड़गपुर, और देन आईआईटी बॉम्बे आपका थर्ड नंबर पे था। ऐसे ही सोशल इम्पैक्ट की कैटेगरी में टॉप किया है आईआईटी दिल्ली ने, एंड गवर्नेंस की कैटेगरी में मणिपाल यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पे टॉप किया है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्यूएस की। इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं आपके हैं नूनजियो क्वाक्योरली। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन यूके। Next is, recently in December, Nicaragua has signed an MOU with which country to implement quick impact projects to enhance socio-economic infrastructure of a Nicaragua? तो आंसर आपका हो जाएगा निकारागुआ के साथ MOU साइन हुआ है इंडिया का।
ठीक है। इंडिया और निकारागुआ ने जो है MOU साइन किया है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को, ताकि एनहांस किया जा सके सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन द निकारागुआ कंट्री। ओके, सिग्नेटरी कौन थे? इंडिया की तरफ से सुमित सेठ, जो इंडियन एम्बेसडर टू पनामा, निकारागुआ एंड योर कोस्टारिका। ठीक है, तो जो इंडियन एम्बेसडर थे इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ निकारागुआ, जो जिनका नाम है वल्ड्रैक जेनिस्टेक। ओके, नाउ निकारागुआ की बात करें अगर, इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेनियल ओर्टेगा। कैपिटल इसकी है मनागुआ और करेंसी क्या है? इट इज कॉर्डोबा। ओके, नेक्स्ट इज the Asian Development Bank has lowered India's GDP growth projection for the financial year 2025 by the 50 basis point to -%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रीवियस प्रोजेक्शन जो दी थी वो थी 7% की, और अभी इसे 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। दैट मीन्स अभी जो प्रोजेक्शन दी गई है न्यू वाली फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, ये है 6.5% की। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नाउ बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है विच इज योर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर 2024 स्टेडी ग्रोथ एमिड अ शिफ्टिंग ग्लोबल पॉलिसी लैंडस्केप, और इसमें ही इन्होंने हाईलाइट किया था अबाउट द GDP एंड द इन्फ्लेशन। ठीक है, अब GDP फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ये आपकी प्रिडिक्ट की गई है 7%, जो पहले 7.2% की प्रिडिक्शन दी गई थी। फाइन। इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये 4.7% की दी गई है, वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.3% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ न्यू जिंजर वैरायटी। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिंजर की नई वैरायटी जो है उसको डेवलप किया है? इट इज ICAR। ठीक है, कौन सी इनमें से इंस्टीट्यूशन है? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कैलिकट। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो कैटेगरी है आपकी, इसे इंडिया की जो फर्स्ट जिंजर वैरायटी है इसका नाम क्या रखा गया है? IISR सुरासा। ओके, जिसे डेवलप किया गया है टू यूज एज अ वेजिटेबल। Now next question है the UNICEF Day, United Nations Children's Fund Day is annually observed across the globe on dash। तो United Nations Children's Fund Day हम ऑब्जर्व करते हैं 11th दिसंबर को, और 11 दिसंबर 1946 को बेसिकली क्रिएट किया गया था यूनिसेफ डे, और इसी वजह से 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका यूनिसेफ डे। ठीक है, इस बार जो है 77th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी इसकी 2024 में, और 2024 में, और इसका थीम क्या था? लिसन टू द फ्यूचर, ये इसका 2024 का थीम था। नाउ 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन जो है वो आपका रेजोल्यूशन, किस चीज़ का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे हम ऑब्जर्व करेंगे। और इनिशियली यूनिसेफ का जो नाम है, मतलब फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हुआ करती थी, और इसको 1953 में रीनेम किया गया था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कब इसको रीनेम किया गया था। साथ में ही यूनिसेफ के काम के लिए, इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1965 में। और ये भी नोट करना है 2016 में यूनिसेफ ने एक लाइन थी फॉर एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो इसको अडॉप्ट किया था इनके लोगों में, और एज अ ब्रांड स्ट्रैटेजी इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2016 में किया गया था। इसके अलावा आपको कुछ की पॉइंट नोट करने हैं, जैसे 11 दिसंबर को यूनेस्को ने एक रिपोर्ट रिलीज की है द राइट स्टार्ट इन लाइफ ग्लोबल लेवल एंड ट्रेंड्स इन बर्थ रजिस्ट्रेशन 2024, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डेकेड में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बर्थ रजिस्ट्रेशन रेट जो है वो देखने को मिला है, जो लगभग आपका 76% हुआ है 2024 में। अगर हम इसे कंपेयर करें 2008 में, तो 2008 का डेटा हमें बताता है 39% का, और अभी इंक्रीज होकर 76% हो गया है। और ज़्यादातर हमें जो प्रोग्रेस देखने को मिली है साउथ एशिया की कंट्रीज़ में, ये देखी गई है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में, जहाँ पे सबसे अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है। इसके अलावा मतलब इतनी ग्रोथ होने के बावजूद लगभग आपके
42 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अंडर द एज ऑफ 5 जिनको अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है इन दी साउथ एशिया, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही अगर बात की जाए 2023 की, तो 2023 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूनिसेफ को किसने दिया है? ये दिया गया है यूएसए के द्वारा, विच इज 1402 मिलियन यूएस डॉलर, फॉलोड बाय जर्मनी which is 746 मिलियन यूएस डॉलर, एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसने 591 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग यूनिसेफ को प्रोवाइड की है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन एमरसन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, अभी हमने पढ़ा, और मेंबर कंट्रीज इसके आपके हैं 190, और टैगलाइन क्या है? यूनाइट फॉर चिल्ड्रन। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, in which state the fourth Eagle Nest Bird Festival is scheduled to be held from 17th to 19th January 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे आपका फोर्थ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है होने वाला है इन मंथ ऑफ जनवरी? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। और कौन से विलेज में ये आपका होगा? इट इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन खेलोंग एंड थोंगरे विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, इन्होंने नया लोगो फोर्थ एडिशन का ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये रिलीज किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर मोहम्मद अल बशीर वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू केयरटेकर पीएम ऑफ डैश। तो मोहम्मद अल बशीर जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया केयरटेकर पीएम ऑफ सीरिया। ठीक है, आप सभी को याद होगा सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, ये आपके सीरिया छोड़ के रशिया में चले गए थे, और उनके बाद केयरटेकर पीएम यहाँ पे बनाए गए हैं मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, सीरिया की अगर बात करें, सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस, करेंसी इसकी है सीरियन पाउंड। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज secured a rupees 136 crore contract from the Ministry of Defence to supply high mobility vehicle 8x8 to enhance India's defense capabilities। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 136 करोड़ का? किस चीज के लिए? जो आपका हाई मोबिलिटी व्हीकल है 8x8 इसके लिए, और हमारी इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर हियर इज योर BEML, जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका व्हीकल है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा केरला के पलक्कड़ प्लांट में। ठीक है, जो BEML का केरला का पलक्कड़ प्लांट आपका है वहां पे इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस व्हीकल की खासियत क्या है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट कर सकता है, और इवन आपका 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता है। साथ में ही 5000 मीटर का अगर जो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अप टू 5000 मीटर अबव सी लेवल ये जो है काम कर सकता है इजीली। ठीक है, नाउ BEML की बात करेंगे तो इसके करंट CMD आपके हैं शांतनु रॉय। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। साथ में एक और चीज़ नोट करनी है कि जो आपकी BEML है, जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है BEML लिमिटेड, इस कंपनी में 54.03% का स्टेक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर टू बी सेट अप इन डैश बाय सितंबर 2025। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी और लर्निंग सेंटर? तो आंसर हियर इज इट विल बी सेटअप इन दी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर के कौन से विलेज में ये आपका सेटअप किया जाएगा? सुथनी विलेज जो है गोरखपुर का, वहां पे इसको सेटअप किया जाएगा। और इसका मेन एम क्या है इस प्रोजेक्ट का कि जो हमारी सिटी है उसको गार्बेज फ्री बनाना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, और ये कैसे होगा? बाय फॉलोइंग दी सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट है, जो हम वेस्ट है उसको एक तरह से उसके बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे चारकोल और बायो CNG हम इससे जनरेट करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट मॉडल है ये प्रेजेंट किसने किया था? गोरखपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर जो गौरव सोगरवाल हैं, इन्होंने ये मॉडल जो है प्रेजेंट किया था। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये 3 यहाँ पे प्लांट जो हैं वो इन्होंने प्लान किए हैं। एक तो होगा ड्राई वेस्ट प्लांट,
जिसकी कैपेसिटी होगी 500 टन पर डे की, और ये प्रोड्यूस करेगा आपका चारकोल। हमने अभी पढ़ा चारकोल और बायो सीएनजी प्रोड्यूस करेगा। तो जो ड्राई वेस्ट प्लांट होगा ये आपका क्या प्रोड्यूस करने वाला है, चारकोल प्रोड्यूस करेगा, और कैपेसिटी इसकी 500 टन पर डे की रहेगी। ठीक है, इवन यहाँ पे इन्होंने MOU भी साइन किया है NTPC के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹300 करोड़। किस चीज़ के लिए, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्लियर है। दूसरा आपका प्लांट जो रहेगा वो रहेगा वेट वेस्ट प्लांट। एक तो ड्राई हो गया, एक वेट वेस्ट प्लांट हो गया, जिसकी कैपेसिटी आपकी 200 टन पर डे की रहेगी। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बायो CNG। साथ में ही एक आपका रहेगा हजार्डस वेस्ट प्लांट। ये आपके जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होंगे उसको प्रोसेस करेगा बाय यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड। ठीक है, एनवायरमेंट, जिससे एनवायरमेंट को फर्क ना पड़े या कम फर्क पड़े, इस मेथड्स को ये यूज करेंगे फॉर डिग्रेड और फॉर दिस फॉर प्रोसेसिंग दिस वेस्ट। ओके, नाउ लास्ट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ गोरखपुर के लिए ही नहीं है, गोरखपुर के साथ साथ जो 8 नेबरिंग अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका वेस्ट भी यहाँ पे जो है प्रोसेस किया जाएगा। These all things are mentioned in this news. Okay. Now next question है, which Indian naval ship was recently in December commissioned into a Indian Navy from the Yantra shipyard in Kaliningrad, Russia? अब यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका रशिया का विजिट हुआ था इन दिसंबर, और इस विजिट के दौरान इन्होंने कमीशन किया था INS तुशील को। ठीक है, कौन से शिप को इन्होंने जो है कमीशन किया था इंडियन नेवी में, INS तुशील को। और ये जो INS तुशील है ये आपका अपग्रेडेड करिवक या अपग्रेडेड शिप है आपका करिवक क्लास फ्राइगेट का अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6 का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर बात करें INS तुशील की, तो INS तुशील में आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये इसमें लगाई गई हैं। ठीक है, साथ में ही आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी शील्ड सरफेस टू एयर मिसाइल की। अब बात करें फीचर्स की INS तुशील की, तो इसकी लेंथ आपकी 125 मीटर की है, वेट आपका रहेगा 3900 टन का, और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो ये अटेन कर सकता है 30 नॉट्स की स्पीड। ओके, इसी के साथ नोट करना है एक अनाउंसमेंट यहाँ पे यंत्र शिपयार्ड ने की है कि जो सेकेंड स्टील फ्राइगेट है INS तमिल इसका नाम है, ये डिलीवर करेंगे इंडिया को फरवरी 2025 में। फाइन। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका विजिट था रशिया में, और इस विजिट के दौरान राजनाथ सिंह जी ने अलॉन्ग विद दी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ योर रशिया एंड्रे ब्लाउसोव, इनके साथ इन्होंने मिलकर एक सेशन अटेंड किया था जो 21st सेशन था इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन का, जो मॉस्को रशिया में हुआ था। और इवन यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनवाइट किया है एंड्रियो ब्लाउसोव को, जो आपके रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि वो 22 सेशन जो आपका होगा इंडिया में 2022 में, उसमें ये इंडिया में आए। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल है मॉस्को, और करेंसीज की क्या है, रशियन रूबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद इंडियाज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू एनहांस फाइनेंसिंग फॉर इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इंडिया की नबफिड के साथ, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के साथ, एनहांस करने के लिए फाइनेंसिंग इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, और जो सिग्नेटरी यहाँ पे थे ये हैं आपके रमेश सुब्रमण्यम, ग्रुप डायरेक्टर हैं जो आपके ग्रुप डायरेक्टर जनरल ऑफ ADB सेक्टर, एंड राजकिरण राय जी जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नबफिड के। ओके, नबफिड की बात करें, इसके करंट चेयरमैन है KV कमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड और न्यूज़ की। रिसेंटली ADB ने जो है अप्रूव किया है इंडिया को 500 मिलियन लोन, ठीक है, $500 मिलियन लोन सपोर्ट करने के लिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है। तो ADB का जो लोन है ये बेसिकली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो बेसिकली इसका यूज़ करेगी एडवांस करने के लिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंडिया में। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सभी को याद होगा अमरावती ग्रीन स्मार्ट सिटी स्मार्ट कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके लिए अमरावती प्रोजेक्ट जो है, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली 788.8 मिलियन US$ का जो अप्रूवल है वो दिया है आंध्र प्रदेश के इस प्रोजेक्ट को, अमरावती एज अ ग्रीन और स्मार्ट कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट को। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ये अमाउंट आपका येन में दिया जाएगा, जापानीज येन में ये अमाउंट दिया जाएगा। इट इज 121.97 बिलियन येन। ओके। Next question है which bank has signed a MOU with the Commonwealth Bank of Australia to enhance trade and business collaboration between Australia and India? तो इनमें से कौन सा इंडिया का बैंक है जिसने कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है, ये MOU साइन किया है एनहांस करने के लिए ट्रेड और बिजनेस कोलैबोरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ICICI बैंक। और सिग्नेटरी यहाँ पे थे आपके राकेश शाह जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ICICI बैंक के, एंड माइक वेसिलेले ग्रुप एग्जीक्यूटिव जो हैं ऑफ अ बिजनेस बैंकिंग एट CBA, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ICICI बैंक के करंट CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वेयरएज CBA की बात करें तो इसके CEO हैं मैट कैमियन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और इसे 1911 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट टाइटल इंडिया आउटलुक फॉर 2025 इंडियाज GDP रेट विल रिमेन अनचेंज्ड एट -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग जो है इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी इंडिया आउटलुक फॉर 2025, जिसमें इन्होंने जो इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की थी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए उसको अनचेंज रखा है विच इज एट दी 6.8%। वहीं पे अगर बात करें हम आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है इसके लिए कितनी GDP फोरकास्ट की गई है इस रिपोर्ट में, तो 6.9% की गई है। रिटेल इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन भी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये इन्होंने कम किया है, डिक्रीज किया है, 4.5% किया है। ठीक है, अर्लियर इट वाज 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। वहीं पे 2026 के लिए ये कितना है आपका, ये रहेगा 4.6%। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है मार्टिन एल चुआंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन दिसंबर वाज ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। और जो ये यहाँ पे हम अवार्ड की बात कर रहे हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया है माधव गडगिल जी को। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। माधव गडगिल जो है ये आपके चेयरमैन थे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, या इसे हम गडगिल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा आपका सेटअप किया गया था 2010 में। और यहाँ पे नोट करना है कि जो ये अवार्ड्स हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये अवार्ड COP16 आपका जो हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD जो हुआ था आपका रियाद सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे ये विनर्स को अनाउंसमेंट जो है किया गया था। और ये अवार्ड जो है ये आपके UNEP द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं इंगर एंडरसन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नैरोबी केन्या में और 1972 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होते हैं और हर साल UNEP इन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑनर दिया जाता है या रिकॉग्नाइज इनको किया जाता है इनके इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन को टू एड्रेस दी क्लाइमेट चेंज, मतलब जो भी क्राइसिस हमारे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन एंड वेस्ट के लिए। ओके, नाउ ये अवार्ड जो है आपकी बेसिकली जो है 4 कैटेगरी में ही दिए जाते हैं, पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योरियल विजन और साइंस एंड इनोवेशन, और एक अवार्ड दिया गया है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट की हमने अभी पढ़ा, माधव गडगिल जी को ये अवार्ड दिया गया है। एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए सेकिम को ये अवार्ड दिया गया है। सोनिया गुजाजरा जो है इन्हें पॉलिसी लीडरशिप में की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देन एबी बोवर कॉर्डलेस
जो है इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन की कैटेगरी में एंड इंस्पिरेशन और एक्शन की कैटेगरी में गैब्रियल पॉन जो है इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। साथ में ही साइंस एंड इनोवेशन में लू क्यू जो है इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। Now next आपका क्वेश्चन है, which state police has been awarded the inaugural Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Drone Award in a Training and Capacity Building category। तो इनमें से कौन से स्टेट की पुलिस को FICCI का ड्रोन अवार्ड दिया गया है इन दी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी? तो इट इज योर कर्नाटका स्टेट पुलिस। ठीक है, कर्नाटका स्टेट पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है for their remote pilot training institute जो 2023 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन। नाउ FICCI का ये पहला अवार्ड था जो कर्नाटका स्टेट पुलिस को दिया गया है और FICC ने ये अवार्ड स्टार्ट किए हैं ताकि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये अवार्ड दिए जा सके फॉर द इनोवेटिव यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, next is recently in December the CCI has approved the proposal of Abu Dhabi National Oil Company that is ADNOC to acquire petrochemical producing company Covestro जो आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है for $1 billion। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये स्टेक्स जो है ये प्रपोजल अप्रूव किया है CCI ने और इसका अमाउंट क्या था, इट इज $16.4 billion। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे 100% एक्विजिशन आपका हुआ है शेयर कैपिटल ऑफ कोवेस्ट्रो AG बाय द ADNOC एडनॉक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एडनॉक की बात हो रही है तो एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं कि गेल इंडिया ने एडनॉक गैस के साथ जो है एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया था। 10 साल का अग्रीमेंट ये आपका है, 10 ईयर सेल एंड परचेज अग्रीमेंट ये है जिसमें जो एडनॉक है ये इंडिया को 0.52 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है ये LNG प्रोवाइड करेगी और ये आपका जो अग्रीमेंट है स्टार्ट होगा 2026 में। ठीक है, LNG यहाँ पे सप्लाई की जाएगी। फाइन, नाउ इसी के साथ CCI ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ थेसन-क्रप इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय J-Square इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वायर कौन करेगा, J-Square इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, नेक्स्ट आपका न्यूज़ है CCI ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन ऑफ स्टेक्स इन इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 4th under the category 2nd by VVD and Technologies Private Limited. Next is recently in December the RBI has approved the Burman family to acquire additional -% stake in a Religare Enterprises Limited जो आपका NBFC है for rupees 2,116 करोड़। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज RBI ने अप्रूवल दिया है बर्मन फैमिली को कि ये 26% एडिशनल 26% स्टेक जो है वो एक्वायर कर सकते हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में। इवन सेबी ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। नाउ बर्मन फैमिली के पास जो है मोर देन 51% स्टेक आपके हो जाएंगे रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पेस एजेंसी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द 3rd Copernicus Sentinel-1C satellite for advancing Earth observation and maritime monitoring। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करें Sentinel-1C सैटेलाइट की, तो इसको लॉन्च किया गया है आपका बेसिकली कहाँ पे इसको आपका जो है सेटअप किया गया है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको सेटअप किया गया है at an altitude of 700 kilometers on Vega C rocket। ठीक है, और जो लॉन्चर मिशन है इसका नाम क्या है, VV25। फाइन, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सैटेलाइट का, इसका काम क्या रहेगा, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ये करेगा, डिजास्टर रिस्पॉन्स में ये हमें हेल्प करेगा, बेसिकली डिटेक्ट करेगा आपके नेचुरल डिजास्टर को, मैरीटाइम सर्विलियंस के ये काम आएगा और ये हमारे काम आएगा लैंड यूज एंड अर्बन प्लानिंग के। ओके, now next question है, which company has signed a 5-year strategic partnership with a Troop Comfort Limited to develop unmanned aerial vehicle solution। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड के साथ फॉर दी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है आपका कर्मन ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मन ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में लोकेटेड है। इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था और CEO की बात करें तो इनका नाम है आनंद सिंगर। वहीं पे ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड की बात की जाए तो CMD इसके करंटली है संजीव कुमार सक्सेना,
कानपुर में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और इसे भी 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is who became the second Indian player and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating 2000 of 2800 in a chess। ELO rating क्या बताती है कि जो प्लेयर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वो कितना, बेसिकली ELO रेटिंग एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिससे मेजर किया जाता है चेस प्लेयर की स्ट्रेंथ को, ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये आपकी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इंडिया के सेकेंड प्लेयर बने हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने ELO रेटिंग 2000, जिनकी ELO रेटिंग जो है आपकी है 2800, जिन्होंने इस रेटिंग पे ये पहुंचे हैं आफ्टर दी विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नाउ करंटली जो है ये वर्ल्ड में 4th नंबर पे चल रहे हैं। अगर रैंकिंग की हम बात करें, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे टॉप 100 प्लेयर्स की अगर हम बात करें एज ऑफ दिसंबर 2024, तो FID की जो साइट होती है वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। और सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें टॉप प्लेयर्स में, सबसे पहले नंबर आपका कार्लसन मैग्नस का है, देन क्वारवा फेबिनाउ, देन नाकामुरा हिकारू, एंड इंडिया की अगर बात करें तो अर्जुन एरिगेसी 4th नंबर पे हैं और गुकेश डी आपके 5th नंबर पे चल रहे हैं अभी। क्लियर है। अगर हम बात करें ओपन की, तो इसमें आपके टॉप प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, देन आपके यूफान हो, ये आपके विमेन कैटेगरी में, जूनियर्स में डी गुकेश, और गर्ल्स में असाव भिविया फ्रॉम BB सारा। ओके। Now next type of question है, Indian squash player and Arjuna awardee Raj Manchanda recently in December passed away. In which year he was honored with the Arjuna Award? तो रिसेंटली जो है राज मनचंदा जी की डेथ हुई है, और जिन्हें हम ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इनको हम ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको जो है 1983 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने 1981 में बेस्ट सर्विस स्पोर्ट्समैन अवार्ड भी जीता था। साथ में ही इन्होंने 6 स्ट्रेट नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जो है जीती थी 1977 से 1982 के बीच में, और 11 टाइटल इन्होंने जीते थे। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next question है, who is the author of a book Tipu Sultan the Saga of a Mysore Interregnum? तो आंसर here is टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरगम जो है ये बुक लिखी है विक्रम संपात ने, और इस बुक को रिलीज किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी द्वारा, ठीक है। और जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च द स्टेट लेवल निक्षय निर्माण अभियान जो 100-day कैंपेन है, हेल्थ कैंपेन, जिसे रांची एम्स से जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द CM ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये जो आपका कैंपेन है 100-day कैंपेन, इसका मेन एम क्या है कि हमें लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को हटाना है, इरेडिकेट करना है, और ये कैंपेन आपका खत्म होगा 24 मार्च 2025 को। क्लियर है। नाउ इसी के साथ इस इवेंट में जो CM है छत्तीसगढ़ के विष्णु दियोसाई, इन्होंने 3 एम्बुलेंस जो हैं वो भी लॉन्च की थी। साथ में ही इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था मोबाइल मेडिकल यूनिट का। ओके। Next is, which state has become the first Indian state to fully adopt the government e-marketplace platform to achieve transparency and eliminate unethical practices in a public procurement? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फुली तरीके से अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेटफॉर्म को? बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ आपके बायर और सेलर की, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन्होंने इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2016 में। और अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने फुली तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया है, और इसी अडॉप्शन के साथ ये एनुअली 2000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सेव करने वाला है। क्लियर है।
Now next आपको क्वेश्चन है, डैश became the first state in India to approve the Development and Promotion of Sports Act 2024 to promote the enhancement of a sports infrastructure and transparency in the player selection. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है इंडिया का, जिसने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को प्रमोट किया है? ठीक है, बेसिकली इन्होंने इसे अप्रूव किया है प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी प्लेयर सिलेक्शन, मतलब कि जो भी आपका प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है वो सही तरीके से हो, ठीक है, हमारी जो स्पोर्ट्स में ग्रोथ है वो अच्छी हो, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे आपका स्टेट हो या नेशनल लेवल हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी काम आपका हो रहा है उसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो आपका पंजाब स्टेट है इन्होंने अप्रूव किया है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्पोर्ट्स एक्ट को। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और जो ये आपकी नेशनल स्टेट पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना। ठीक है, नाउ इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि जो अकाउंट्स हैं आपके उनको मेंटेन करने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो इन अकाउंट्स को आपका मेंटेन करेंगे, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका अकाउंट होगा, राइट। और यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर 31 मई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इनको एनुअल स्टेटमेंट जो है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन सब के बारे में डिटेल देनी होगी। क्लियर है, साथ में ही नोट करना है जो पंजाब स्टेट एक्ट है आपका 2024 का, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि 5 मेंबर कमेटी यहाँ पे स्टैब्लिश करनी होगी जो टीम और प्लेयर्स को सेलेक्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें आपके जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर कोचेस और 2 आपके एमिनेंट प्लेयर्स होंगे। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, इनको स्टैब्लिश करनी होगी जो एड्रेस करेगी प्लेयर्स की अपील को विद इन 7 डेज। देन नेक्स्ट है आपका 5 मेंबर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, इनको जो है बनानी होगी जिसमें 3 फीमेल होनी चाहिए, 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए आपके, और आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। क्लियर है। नेक्स्ट है एक स्टेट लेवल कमेटी भी इनको यहाँ पे फॉर्म करनी होगी बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट चीज जो मेंशन की गई है कि स्पोर्ट्स कैलेंडर इनको जो है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, ये कैलेंडर अपलोड होना चाहिए बाय 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल 31 मार्च को 31 मार्च तक ये कैलेंडर अपलोड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है ये फाइनलाइज करेंगे इस कैलेंडर को विद इन 30 डेज। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पंजाब का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। सीएम भगवत सिंह मान है, गवर्नर है गुलाब चंद कटारी। ओके, next is as per the WHO's report titled World Malaria Report 2024 addressing inequity in a global malaria response, malaria case in India decreased by -% to the 2 million in 2023। तो recently WHO की एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया गया था कि 2023 तक आते आते इंडिया ने जो है मलेरिया केस डिक्रीज कर लिए हैं 69%। ठीक है, ये कितना डिक्रीज किया है, 69% डिक्रीज कर लिए हैं, और अब ये सिर्फ 2 मिलियन रह गए हैं। फाइन। और क्या इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंडिया ने एग्जिट कर लिया है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप को ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन 2024। और अगर हम बात करें 2000 से 2023 की, ठीक है, 2000 से 2023 की अगर बात करें तो इंडिया का जो मलेरिया बर्डन है ये भी कम हो गया है, 82.4% हमने इसे कम किया है 2023 तक आते आते। और ये आपका कितना रह गया है, 4 मिलियन रह गया है। 22.8 मिलियन से अब सिर्फ ये हमारा बर्डन रह गया है 4 मिलियन का। इसी के साथ 2017 से 2023 की अगर हम बात करें तो मलेरिया केसेस जो हैं इंडिया में ये भी कम हुए हैं। अभी हमने पढ़ा 69% ये कम हुए हैं 6.4 मिलियन से, अब सिर्फ 2 मिलियन रह गया है। वहीं पे अगर केसेस कम हुए तो डेथ भी कम होंगी, तो डेथ हमने 68% से कम की है, अब 11,000 से अब ये रिड्यूस होके 3,500 रह गई हैं। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे 2023 में मेजॉरिटी ऑफ मलेरिया डेथ्स देखी गई थी 4 कंट्रीज में। कौन कौन सी कंट्री है, नाइजीरिया 30.9%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइगर, देन आपका तंजानिया। तो ये 4 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा मलेरिया डेथ 2023 में देखी गई हैं। इसके अलावा मलेरिया केसेस जो बढ़े हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज में बढ़े हैं, आपकी है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, म्यांमार एंड थाईलैंड में। कंट्रीज जहाँ पे जो केसेस हैं आपके मलेरिया के वो कम हुए हैं,
इंडिया में हुए हैं -9.6%, बांग्लादेश में -9.2%, इंडोनेशिया में -5.7% और नेपाल में -58.3%। क्लियर है। अब इसके अलावा कौन कौन यहाँ पे अगर बात करें टिल 2024 तो कितनी कंट्रीज़ हैं जो आपकी मलेरिया फ्री कंट्रीज अनाउंस की गई हैं बाय WHO। तो इट इज़ 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी विच इज़ काबो वर्डे। ओके। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, अमंग द 83 मलेरिया एंडेमिक नेशन 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं 10 या 10 से कम केसेस एनुअली। ओके। Now next is, which among the following country recently in December conducted their trilateral air combat exercise, जिसका नाम है Desert 9 2024 और ये एक्सरसाइज आपकी अरेबियन सी में कंडक्ट की गई थी एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन बिटवीन नेशंस। ओके। अब इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? इंडिया, फ्रांस, यूएई। और ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द सेकेंड एडिशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन। नाउ ये एक्सरसाइज आपकी 11 से 13 दिसंबर तक चली थी और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था विद द एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI एंड जैगवार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर द सेबी हैज मैंडेटेड ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम फॉर कैंसलिंग देयर SIPs टू हाउ मेनी वर्किंग डेज। तो रिसेंटली सेबी ने मैंडेट निकाला है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए मैंडेट निकाला है कि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है फॉर कैंसलिंग द SIP ये रिड्यूस होना चाहिए। कितना रिड्यूस होना चाहिए? 2 वर्किंग डेज में ये होना चाहिए। पहले ये 10 वर्किंग डे होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और न्यू टाइमलाइन जो है फॉर कैंसिलेशन ऑफ SIP ये आपकी इफेक्ट में आई है 1 दिसंबर 2024 से। इसके अलावा अदर ऑप्शंस या अदर की चेंजेस यहाँ पे क्या थे कि कैंसिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि SIP कैंसिलेशन जो है वो 10 दिन से 2 दिन पे 2 वर्किंग डेज में प्रोसेस होनी चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन कैंसिलेशन ऑप्शन यहाँ पे जो है होना चाहिए कि जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू हम कैंसिल कर सकें। दूसरा, यहाँ पे बोला गया है जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको एक वैलिड रीज़न जो है, मैंडेटरी रीज़न जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा कैंसिल करने के लिए SIP को। दूसरा कि जो इन्वेस्टर हैं उनको रेगुलर अपडेट जो है वो देना होगा उनके कैंसिलेशन रिक्वेस्ट की। ठीक है, जो भी स्टेटस होगा उनके कैंसिलेशन रिक्वेस्ट का वो अपडेट उन्हें रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका है कि आप SIP को पॉज भी कर सकते हो। जो इन्वेस्टर है वो अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो SIP को पॉज भी कर सकता है, पर इसमें कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे पॉज पीरियड टाइम जैसे ओवर होगा ऑटोमेटिकली SIP स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप कैंसिल करते हो SIP को तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना होगा उसको कंटिन्यू करने के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि आप कितनी भी बार SIP को जो है कैंसिल कर सकते हो, n नंबर ऑफ टाइम जो है कैंसिल कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली इन डिसंबर इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट इज ETF फोकस्ड ऑन अ कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करता है? तो आंसर हियर इज एडलविस म्यूचुअल फंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडलविस म्यूचुअल फंड, जिसके करंट CEO है राधिका गुप्ता और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज, इन दिसंबर 2024 BMW ग्रुप जो जर्मनी की आपकी कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि इंडिया में एजुकेशन को और बूस्ट किया जा सके और एनहांस किया जा सके? तो आंसर हियर इज इट इज डन विद द यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ और BMW ग्रुप का कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया के 4 स्टेट्स जो हैं उनमें लगभग आपके 1 लाख बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन में जो है बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया जाए एजुकेशन को इन दीज 4 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम हो गया, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। क्लियर है। अब ये जो प्रोग्राम है ये एम्फसाइज करेगा फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स पे और प्रमोट करने पे STEM प्रोग्राम को, STEM एजुकेशन को फॉर द अर्ली चाइल्ड थ्रू द एडोलेसेंस। ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका डे है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इसे 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मेन एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रलिटी इन द रिलेशन बिटवीन योर कंट्रीज एंड टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्यूचर इनोवेशन, अडॉप्शन एंड यूथ। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे।
इसे ऑब्जर्व किया जाता है 12 दिसंबर को और इसका थीम है हेल्थ इट्स ऑन दी गवर्नमेंट। हेल्थ इट्स ऑन दी गवर्नमेंट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।